दूसरा इलेक्शन है आम इलेक्शन जो पिछले साल यहाँ हुआ, और दोनों इलेक्शन जो है वो उस पर आवाम का एतमाद नहीं है। और अब जमहूरियत कैसे मुस्तहकम होगी, पार्लियामेंट पर कैसे एतमाद बढ़ेगा कौम का, जबकि नताइज जो हैं वो आवाम की राय के मुताबिक सामने नहीं आ रहे हैं। ये सारी चीज़ें वो हैं कि मुल्क की सियासत में एक सबसे बड़ा सवाल है, और जिसको हमने अपनी जद्दोजहद से और आवाम के साथ एक मजबूत राब्ते के साथ इसका हल तलाश करना है। जब तक आवाम का एतमाद बहाल नहीं होगा, ये कोई मकसद नहीं हुआ करता जमहूरियत में। मौलाना साहब, आप समझते हैं कि हुकूमत के पास कुछ है जो उनको दें पीटीआई को, तो वो इस पर मुतमईन हो जाएगी? ये तो अभी मालूम नहीं है कि वो मांग क्या रहे हैं। जब ये पता चले वो मांग क्या रहे हैं तो फिर तो फर्क हो सकेगा कि हुकूमत के पास कुछ है या नहीं है। इमरान खान की रिहाई मांग रहे हैं, इमरान खान की रिहाई मांग रहे हैं। मुझे अभी तक इसका इल्म नहीं है कि वो क्या मुतालबात रखते हैं। अगर मैं तो रिहाई का हमेशा कायल रहा हूँ कि भाई सियासतदानों को जेल में नहीं होना चाहिए, बाहर रहना चाहिए, और अपना किरदार उनको सियासी तौर पर अदा करने का मौका मिलना चाहिए। अगर माजी में नवाज शरीफ साहब के साथ या पीपल्स पार्टी के साथ या जरदारी साहब के साथ होता रहा, या उनकी बहन के साथ होता रहा, या मियाँ साहब की बेटी के साथ होता रहा, तो हम उसके भी ख़िलाफ़ थे और शिद्दत के साथ हमने उससे इख्तलाफ किया था। आज भी हम समझते हैं कि सियासत में इंतकाम का तासुर नहीं होना चाहिए। मौलाना साहब ये बताइएगा, तौर पे जो 2018 और 2024 के इंतखाबात थे उसमें अदारों की मुदाखलत का पहले जो 29 जमातें हैं वो 18 में कहती रही कि जी बहुत ज़्यादा मुदाखलत अदारों की थी, और 2024 में जो अपोजिशन में और आप में वो कहते रहे कि अदारों मुदाखलत बंद होना चाहिए। तो क्या सियासतदान इकट्ठे होकर किसी जगह पर नहीं बैठ सकते कि वो क्या कहते हैं मुल्क के लोगों को जो इस वक्त मिसाइल का शिकार है एक असली जमहूरियत दे, जो माशी तौर पर, समाजी तौर पर और इखलाकी तौर पर मुल्क जो है इस किस्म की मुदाखलतों से नीचे की तरफ जा रहा है। तो आप क्या कहेंगे? आपका सवाल बहुत अहम है। जहाँ तक है इदारों की मुदाखलत, इसमें कोई शक नहीं है कि वो अपनी अथॉरिटी को मजबूत बनाने और निज़ाम मुल्कत पर अपनी गिरफ्त मजबूत करने के लिए इलेक्शन को मैनेज करती है और अपनी मर्ज़ी की ऐसी हुकूमत बनाते हैं कि जिसको वो अपने लाठी के साथ अपनी मर्ज़ी से हाँक सकें। तो अब ये ख्वाहिश है, लेकिन नाजायज़ ख्वाहिश है। दूसरी बात यह है कि सियासतदानों का किरदार भी इस हवाले से कोई इत्मीनान बख्श नहीं रहा है। उन्होंने कंप्रोमाइज़ किया है हमेशा। सिर्फ कुर्सी तक पहुंचने के लिए उन्होंने जमहूरियत पर कंप्रोमाइज़ किया है, उसूल पर कंप्रोमाइज़ किया है, समझौता करते हैं, जिसके नतीजे में फिर इस तरह इस्टेब्लिशमेंट को अपनी गिरफ्त मजबूत करने का मौका मिलता है। सो हम वो लोग हैं जो एक नज़रियाती सियासत करना चाहते हैं, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट उसका नज़रिए से कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो सिर्फ अपनी अथॉरिटी को मजबूत और मुस्तहकम देखना चाहते हैं, जितना उनकी गिरफ्त मजबूत हो सके उस सर हो जाना चाहते हैं। यही हमारा उनसे हमेशा तकाज़ा रहा है कि भाई आप आइन के दायरे में रहकर मुल्क की खिदमत करें, मुल्क के निज़ाम से वाबस्ता रहें। ये हमारा एक मिसाक़ मिल्ली है, और इस मिसाक़ मिल्ली की जब खिलाफ वर्जी होगी तो आइन गैर मौसर हो जाएगा, आइन बेमानी हो जाएगा। जिस तरह आज हम समझते हैं कि पार्लियामेंट बेमानी हो गया है, तो ये सारी वो चीज़ें हैं कि जिस पर हर इदारे को अगर उन्होंने अपने हुदूद से तजावुज़ किया है या कोई पार्टी अपने हुदूद से तजावुज़ करती है तो उसे अपने रवैये पर नज़रसानी करनी होगी। मौलाना साहब ये बताइएगा, जिस तरह वफाक में हुकूमत ने जो है वो पीटीआई को पेशकश की है मुज़ाकरात की, पंजाब में भी हम देख रहे हैं कि रोज़ाना की बुनियाद पर गोलाबारी जो है वो दोनों तरफ से नज़र आती है। आप नहीं समझते कि पंजाब में भी हुकूमत जो है वो पीटीआई को मुज़ाकरात की दावत दे और बैठ कर जो है वो इसका हल निकाला जाए? मैंने तो पहले भी आपसे अर्ज़ कर दिया कि मैं सियासी आदमी हूँ और मुज़ाकरात का कायल हूँ, और मुज़ाकरात ही से मामलात ठीक होते हैं। माहौल भी होना चाहिए, वो माहौल जिसमें मुज़ाकरात की कामयाबी की उम्मीद की जा सकेगी।
آپ نے فرمایا کہ بے معنی ہے اور ادارے جو ہے اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اپنی آئینی حدود کے اندر رہے تاکہ عوام کا اعتماد بھی بحال ہو، سیاستدان بھی کردار ادا کرے. تو کیا اس سارا جو سلسلہ چل رہا ہے اس سے نکلنے کے لیے ارلی الیکشن کی گنجائش ہے تاکہ دوبارہ چیزوں کو بہتر اور عوام کا اعتماد بحال ہو اور ایک پارلیمنٹ جو ہے وہ دوبارہ تشکیل ہو عوام کی؟ اگر دھاندلی کے الیکشن کی گنجائش ہے تو دھاندلی سے پاک غیر جانبدار الیکشن کی گنجائش کیوں نہیں ہے؟ مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ جو القادر ٹرسٹ کا جو کیس ہے اس کا 3 بار نتیجہ جو رزلٹ ہے یعنی جو فیصلہ ہے وہ ڈیلے کیا گیا، مؤخر کیا گیا، اب 16 کو جو ہے وہ 17 کو دوبارہ سنایا جائے گا. کیا سمجھتے ہیں کہ ایک طرف تو امریکہ میں ٹرمپ کا اقتدار جو ہے وہ 20 کو وہ منصب سنبھال رہے ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ڈیلے کیا جا رہا ہے یہ کیا اس کی بنیادی وجہ کہیں این اور کا مسئلہ تو نہیں؟ دیکھیے آپ نے کیوں ٹرمپ کو اپنے دماغوں پر اتنا سوار کیا ہوا ہے؟ امریکیوں کی مرضی ہے، وہ جس کو اپنا ملک کا صدر بنائے، ہم اپنے سر پہ کیوں سوار کریں اس کو؟ اور اس خطے میں ابھی جمعہ 8 دن ہوئے ہیں، اس خطے سے امریکہ شکست کھا کر بھاگا ہے. اب وہ پاکستان کے اندر خانہ جنگی کی طرف ملک کو لے جانا چاہتا ہے. ہمارے قبائل میں بلوچستان ہو، کے پی ہو، وہاں پر رٹ ختم ہو چکی ہے حکومت کی. وہاں عام آدمی اب اپنے گھروں میں زندگی نہیں گزار سکتا. غیر اعلانیہ طور پر لوگ پھر دوبارہ اپنے گھر چھوڑ رہے ہیں. ان کو اپنے گاؤں کے اندر، اپنے شہر کے اندر بچوں کے پڑھانے کے لیے اب کوئی راستہ نہیں رہا. ان کے روزی روٹی کمانے کے لیے کوئی گنجائش نہیں رہی ہے. وہ اپنے علاقے چھوڑ رہے ہیں اور یہ صورتحال تقریباً 20-25 سال کے درمیان کا عرصہ ہو چکا ہے وہاں کی اس صورتحال کا، جہاں ایک علاقہ اتنا لمبا عرصہ ربع صدی تک جنگ کی زد میں رہے اور جہاں حکومتی رٹ ختم ہو جائے اس کی جغرافیائی صورتحال خطرے میں پڑ جاتی ہے. ہمیں اپنے ملک کی سلامتی کا سوال ہمارے سامنے ہے. ہم ایک جلتی ہوئی زمین کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. پتہ نہیں یہاں پر کیوں پنجاب میں اس بات کا احساس نہیں کیا جا رہا، ملک کے دوسرے علاقوں میں کیوں اس بات کا احساس نہیں کیا جا رہا. ایسے علاقے پھر اس کے بعد جغرافیائی شکل تبدیل کرتے ہیں، پھر بین الاقوامی قوتیں آتی ہیں اور وہاں کے کنٹرول سنبھالتی ہیں، ان کے وسائل پر قبضہ کرتی ہیں. آپ کے قبائلی دنیا وہ پاکستان کے معدنی وسائل سے بھرے ہوئے ہیں. ایشیا کے بڑے ذخائر وہاں پر موجود ہیں اور اس صورتحال میں آنے والا مستقبل آپ دیکھیں کہ کیا ہم عالمی قوتوں کے لیے اس کا آماجگاہ تو نہیں بنا رہے. یہ جو آپ ٹرمپ کا سوال کر رہے ہیں میں اس میں اس قسم کے خطرے محسوس کر رہا ہوں. لہٰذا قوم کو خودداری کی طرف جانا ہوگا، خود اعتمادی کی طرف جانا ہوگا، حق خود ارادیت کی طرف جانا ہوگا. اندر کسی ادارے کی بالادستی کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے. امریکہ کی بالادستی کو کس طرح قبول کریں گے ہم؟ اچھا مولانا، ہونڈا ویزا رائٹس والا ہو 2007 میں بے نظیر بھٹو اور نواز شریف صاحب معاہدے کے تحت پاکستان آئے. اس کے بعد یہ پیچھے سائیکل کے اوپر جو ہے جس سے کہتے ہیں ایک اچھا خاصا شور مچا. اور اب یہ کیا وجہ ہے کہ جی پاکستان کے سیاستدانوں کو مجبور کیا جاتا ہے، اس کا ایک دوسرا رخ بھی ہے کہ وہ امریکہ کی خصوصی حاصل کر کے پاکستان میں حکومت بنائیں. اس سے پاکستان کی سالمیت آج خطرے میں نظر آ رہی ہے. وہ کون لوگ ہیں، وہ کون سی طاقتیں پاکستان میں جو مجبور کرتی ہیں سیاسی قوتوں کو کہ وہ کسی جا کے ملک کے وہاں سے چٹ لے کے آؤ یہاں پہ حکومت سنبھال لیں؟ اس کو رکنا چاہیے. میرے خیال میں تھوڑا سا آپ حضرات کو بھی غور کر لینا چاہیے. ابھی پارلیمنٹ میں تازہ 26ویں آئینی ترمیم ہوئی. اب اس میں مذاکرات کرنے والی پارٹی حکومت کے مقابلے میں صرف جے یو آئی تھی، اکیلے جے یو آئی تھی. نہ ایوب خان کے زمانے کی طرح کوئی ڈیک بنا اس کے لیے، نہ پی این اے تھا، نہ ایم ایم اے تھا، نہ 18ویں ترمیم کی طرح پوری پارلیمنٹ کی ساری پارٹیاں بیٹھی ہوئی تھیں. صرف گورنمنٹ اور جے یو آئی کے درمیان مذاکرات ہوئے خالص سیاسی نقطہ نظر کے ساتھ، آئین کی بقا کے لیے، اس کی بالادستی کے لیے، پارلیمنٹ کی بقا و بالادستی کے لیے اصول کے دائروں میں رہ کر ہم نے مذاکرات کیے اور ہم کامیاب ہوئے یا نہیں. اگر ایک پارٹی بھی ڈٹ جاتی ہے اور وہ سمجھتی ہے کہ ہم نے آئین پر
उसूलों पर, इंसानी हुकूक पर, बुनियादी इंसानी हुकूक पर कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं करना, तो दूसरी पार्टियाँ क्यों नहीं कर सकती? हम मिलकर क्यों नहीं कर सकते? ये सवाल पीडीएम में बार बार मैं उठाता रहा हूँ कि हम कम से कम, मैं 1980 के बाद आप लोगों के साथ, कायदीन के साथ शरीक होकर मार्शल लॉ के ख़िलाफ़ लड़ता रहा हूँ, जमहूरियत को ताकतवर बनाने के लिए लड़ता रहा हूँ, आमिराना क़ुव्वतों को कमज़ोर करने के लिए लड़ता रहा हूँ। नतीजा क्यों उल्टा निकल रहा है कि आमिराना क़ुव्वतें जो हैं उनकी गिरफ्त मजबूत होती जा रही है, जमहूरियत कमज़ोर होती जा रही है। ये खामियां हमारे अंदर हैं, सियासतदानों के अंदर हैं, इनको हमें दूर करना होगा और एक खुद एतमादी अपने अंदर लानी होगी। अगर हम एक पार्टी खुद एतमादी के साथ गुफ्तगू करके सूरत हाल को पलट सकते हैं, बाकी पार्टी क्यों नहीं कर सकती? अच्छा सर, मौलाना साहब, ये है कि जब आईनी तरमीम की बात हो या इलेक्शन में धांधली की तो अपोजिशन एक पेज पर नहीं दिखाई देती, लेकिन अगर हम हुकूमत और उनके इत्तेहादियों को देखें तो बज़ाहिर इख्तलाफ भी करते हैं, लेकिन किसी भी मामले में वो आईनी तरमीम और उसमें यकजहती का मुजाहरा करते हैं। बिल्कुल, ये भी हमारा पहला तजर्बा था कि एक 8 अरकान की कौमी असम्बली की अपोजिशन, उसने मुज़ाकरात किए और 90 से ज़्यादा की अपोजिशन जमात को साथ चलाया। हमने मुसलसल एतमाद में रखा, हुकूमत से मुज़ाकरात भी करते थे, अपोजिशन जमात को एतमाद में भी रखते थे और दोनों को किनारे पहुंचाया अल्हम्दुलिल्लाह। और इत्मीनान के साथ एक बाकायदा एक अमेंडमेंट हुई आइन के अंदर। तो इस तरीके से कि अगर हम उसूल पर हों तो मैं उसूल हर एक से मनवा सकता हूँ, क्योंकि उसूल से कोई झगड़ा नहीं किया करता। सही बात और आइन के तहत हो तो उससे कोई झगड़ा नहीं किया करता। मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हुकूमत का है तो फिर हमने हर हालत में मुखालफत करनी है, अपोजिशन का है तो हमने हर हालत में हिमायत करनी है। नहीं, अगर हम उसूल के ताबे चलेंगे तो हम हुकूमत को भी आमादा कर सकते हैं, अपोजिशन को भी आमादा कर सकते हैं, और इसका तजर्बा हमने कर लिया और उसमें हम कामयाब हुए।